भाग 24। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। वो तीनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी मनीष का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन की स्क्रीन देखता है तो उस पर पाटिल का नाम लिखा हुआ था। वो फ़ोन रिसीव करता है। मनीष, तुम राज को लेकर होटल के पिछले वाले जंगल की ओर आ जाओ, मुझे आप लोगों से कुछ काम है। पहले तो मनीष ये सुनकर चौंक जाता है, पर फिर वो मिस्टर पाटिल से पूछता है, आपको इस वक्त ऐसा कौन सा काम आ पड़ा है जो आप हमें जंगल की ओर बुला रहे हैं? मनीष की बात सुनकर राज और अंकिता भी चौंक जाते हैं। पाटिल फ़ोन पर मनीष से कहता है, वो मैं तुम्हें अभी फ़ोन पर नहीं बता सकता और तुम राज को भी साथ में ले आना। इतना कहकर पाटिल फ़ोन काट देता है। फ़ोन रखने के बाद मनीष राज की ओर देखता है। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी राज मना करते हुए मनीष से कहता है, मुझे अब इन सब बातों के बारे में और कुछ नहीं जानना। अब मैं जल्द से जल्द इस जगह से बस निकलना चाहता हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ। इतना कहने के बाद राज अपने रूम में चला जाता है और गुस्से से रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। मनीष कुछ देर तक उस दरवाजे की ओर देखता रहता है। तभी उसका ध्यान अंकिता की ओर जाता है, जो बिना कुछ बोले बस उस दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। मनीष अंकिता का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहता है, अंकिता देखो, तुम इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं इंस्पेक्टर पाटिल के पास जा रहा हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊँगा। मनीष की बात सुनकर अंकिता बिना कुछ बोले अपने रूम की ओर बढ़ जाती है और मनीष बस उसे जाते हुए देखता रहता है। वो होटल के पिछले दरवाजे से होकर जंगल की ओर बढ़ने लगता है। उन तीनों के जाने के बाद कॉरिडोर में कुछ देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। तभी वहाँ कदमों की हल्की सी आहट सुनाई देती है। कविता बिना कोई आवाज़ किए राज के कमरे के पास आती है और उसके दरवाजे के पास लगाए हुए आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ओर देखती है। होटल में सभी कमरों के पास आर्टिफिशियल ब्लैक फ्लावर्स दीवार पर लगाए हुए थे, जो होटल की टीम को और कविता धीरे से उस फ्लावर के पीछे से अपना माइक्रोफोन निकालती है और जल्दी से अपने कमरे में पहुंच जाती है। इस तरफ मनीष होटल से निकलकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। आसमान पूरा काले बादलों से घिरा हुआ था, इसलिए चांद की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी। मनीष को देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वो फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके जंगल की ओर बढ़ रहा था। जंगल के थोड़े अंदर जाते ही दो रास्ते पड़ते थे, एक जो गांव की ओर जाता था और दूसरा रास्ता उसको जंगल की ओर ले जा रहा था। मनीष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। मनीष को यह बात अजीब लगती है, क्योंकि कोई इस वक्त इंसान इस अंधेरे जंगल में क्यों गुजरेगा। वह अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी गाड़ी जल्दी से उसके पास से गुजरकर होटल की ओर बढ़ जाती है। वह ज़्यादा ना सोचते हुए वापस जंगल में जाने लगता है। जंगल से बाहर आने के बाद होटल की थोड़ी सी दूरी पर वह गाड़ी आकर रुकती है। उसमें बैठा आदमी आस पास देखता है और वापस गाड़ी स्टार्ट करके दूर जंगल के हिस्से में लाल कर रख देता है, ताकि किसी का ध्यान उसकी कार पर ना पड़े। वो जेब में से अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है कि 10:30 होने वाले थे। वो अपने बैग में से अपना लैपटॉप निकालता है। इधर कविता अपने कमरे में बैठकर राज और मनीष की सभी बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वह फ़ोन रिसीव करते हुए कहती है, हेलो नीलेश, इस वक्त क्यों फ़ोन किया? क्या कोई काम था? इस तरफ मनीष जंगल में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने इंस्पेक्टर पाटिल अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। वह जल्दी से अब उनके पास पहुंच जाता है। पाटिल मनीष को देखकर कहता है, राज कहाँ है? मनीष, तुम अकेले क्यों आए हो? मनीष पाटिल से कहता है, राज इन सब बातों को लेकर बहुत परेशान हो गया है, इसलिए वह इन सभी से दूर रहना चाहता है। रिया हमारी एक अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं वहाँ पर आया हूँ। पाटिल मनीष की ओर देखते हुए कहता,
हमें जहाँ से जयदीप की लाश मिली है उससे कुछ ही दूरी पर हाईवे के पास रिया भी जख्मी हालत में मिली थी। तो शायद हम उस एरिया की अच्छे से तलाशी ले तो शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। और मैं नहीं चाहता कि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले, इसलिए मैंने तुम्हें रात को बुलाया ताकि हम लोग किसी की नज़र में आए बिना ढूंढ सके। इतना कहकर वह जंगल में ढूंढने लगता है। इस तरफ नीलेश कविता से कहता है, क्यों, कोई काम बिना मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता? नीलेश की बात सुनकर कविता मुस्कुराने लगती है। नीलेश मुस्कुराते हुए थोड़ी सीरियस आवाज़ में कहता है, पर मैंने यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि क्या तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन मिली? कविता धीरे से कहती है, कल रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है। अगर वो हमें देखने को मिल जाए तो शायद हमें आगे उसके बारे में कुछ पता चल सकता है। नीलेश कुछ सोचने के बाद कहता है, कोई बात नहीं, पर तुम अपना ध्यान रखना, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। नीलेश की बात सुनकर कविता मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे मेरे कॉल करने पर तुम तुरंत मेरे पास चले आओगे। सभी लोग इस वक्त जंगल में सुराग ढूंढ रहे थे। मनीष घड़ी देखता है तो रात के 12:15 हो रहे थे। जंगल में घूमते हुए कब वक्त बीतता चला गया पता ही नहीं चला। वो आसमान की ओर देखता है तो काले बादलों में से चांद की हल्की रोशनी जमीन तक पड़ रही थी। सभी पुलिस वाले भी थोड़ा आराम कर रहे थे। तभी मनीष का ध्यान पत्थर के पास कुछ चमकती हुई चीज़ पर पड़ दी। वो उस पत्थर के पास पहुंचकर उसे उठाता है तो वह एक डायमंड की रिंग थी जो चांद की रोशनी में और भी चमक रही थी। इस रिंग को देखकर मनीष सोच में पड़ जाता है। तभी पाटिल उसके पास आकर उस रिंग को देखते हुए कहता है, मनीष, ये तुम्हें कहाँ से मिली और यह किसकी रिंग है? मनीष इस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसका दिमाग इस वक्त कई बातों के बारे में सोच रहा था। पाटिल फिर जोर देते हुए पूछता है, मनीष, क्या तुम्हें पता है ये रिंग किसकी है? उसके जवाब में मनीष सिर्फ इतना ही कहता है, अंकिता। आखिर अंकिता की अंगूठी जंगल में क्या कर रही थी? रात में अंकिता जंगल आई थी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। यदि ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।